Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I welcome you all to lecture number 14 of the course of EDC. In today's lecture, we are going to continue with the numericals of BJT. So let's begin. Okay, this was the problem whose circuit I shared in the last lecture. This is a very simple example of the circuit where one of the terminal voltage is already known. You can clearly see that 6 volt is available here on the base. That means base voltage is given directly as 6 volts. We will be proceeding as previous method, assuming active mode of operation. VB 0.7 हो जाएगा, VB माइनस VE एक्सपैंड करके लिख देंगे, 0.7 हो जाएगा. बेस वोल्टेज 6 वोल्ट है, 6 माइनस 0.7 VE आपके पास आ जाएगा 5.3 वोल्ट. अच्छा, now we see since I have now VE available and VB both are available, तो Ohm's law में किस पे लगाऊं? I cannot apply Ohm's law at the base because there is no resistor available. Definitely I will be applying Ohm's law on the emitter side. emitter side पे लगाया तो ये जो VE है, मुझे पता होना चाहिए कि ये VE रियल सर्किट में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है. इट इज़ एग्जिस्टिंग हेयर. ये सारे पॉइंट्स मैंने खुद मार्क किए हैं. VE माइनस 0 डिवाइड बाई 3.3 किलो ओम. IE आपके पास आ गया. IE आपके पास बेसिकली 5.3 डिवाइड बाई 3.3 एक्सपोनेंट 3, तकरीबन 1.6 मिली एम्पेयर करंट आ गया. Once any one of the current is known, we can find all the remaining currents. IE से अब आपने, अच्छा, one thing is beta's value is already given as to be 50 है बीटा की वैल्यू. 51 बीटा यूज़ करते हुए आपने जो है वो बेसिकली बेस करंट कैलकुलेट कर लिया, जो आपके पास तकरीबन जो है वो 31.4 माइक्रो एम्पेयर्स में ये वैल्यू आ रही है. So once the value of emitter current is known, we can easily find the value of collector current using the relation IC equal to beta IB. collector current आपके पास आ जाएगा 1.57 मिली एम्पेयर. Now once the collector current is known, the last thing that we need to calculate is the collector voltage. क्योंकि base voltage आ गया, emitter voltage आ गया, सारे के सारे आपके पास currents आ गए. अच्छा, base current जो है वो कैलकुलेटेड नहीं है, दैट यू कैन कैलकुलेट. बेस करंट कैलकुलेट कर लीजिएगा. कलेक्टर का वोल्टेज पर आ जाते हैं. 10 माइनस VC ओवर 4.7 किलो ओम इज इक्वल टू IC करंट. यही लिखा हुआ है. इसमें मैंने पुट की सारी वैल्यूज़. VC पुट किया, 2.59 वोल्ट आ गया. हर न्यूमेरिकल के एंड में जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं VC, तो वी ऑलवेज कंपेयर दिस VC to the value of the base voltage and try to see whether our assumption was wrong or right. Now when I check this circuit, I find the collector voltage to be less than base voltage. जब कलेक्टर का वोल्टेज बेस वोल्टेज से कम है NPN के लिए, तो प्लीज़ नोट ये एक्टिव मोड की कंडीशन नहीं है, बल्कि ये सैचुरेशन की कंडीशन है. इसका मतलब ये है कि मैंने जितनी भी वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं अल्फ़ा और बीटा को इस्तेमाल करते हुए इस न्यूमेरिकल के अंदर, वो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो रॉन्ग हैं. नाउ प्लीज़ ऑब्जर्व कि ये बिल्कुल वैसे ही न्यूमेरिकल था. इनफैक्ट ये न्यूमेरिकल शायद न्यूमेरिकल 1 या 2 के अंदर हमने ऐसा न्यूमेरिकल किया है. यही वैल्यूज़ है, थोड़ा सा सिर्फ 6 वोल्ट का यहाँ चेंज आया. किया ये कि पूरी एनालिसिस की, NPN ट्रांजिस्टर था, NPN के लिए कलेक्टर का वोल्टेज बेस वोल्टेज से बड़ा आना चाहिए, जो कि एंड में ऐसा नहीं आ रहा, बल्कि VC VB से कम आ रहा है. तो हम यहाँ बताएंगे कि हमारा जो इनिशियल अजम्पशन है वो करेक्ट नहीं है, बल्कि ये जो BJT है ये सैचुरेशन रीजन में जो है वो काम कर रहा है. जब BJT सैचुरेशन में होता है तो जो प्रीवियसली हमने एनालिसिस अब तक करी थी एक्टिव के अजम्पशन से, उसमें से वो सारी वैल्यूज़ जो कि आपने अल्फ़ा और बीटा की मदद से कैलकुलेट की थी वो रॉन्ग हो जाती है, वो बेसिकली इनवैलिड हो जाती हैं. अब आप ज़रा सा दोबारा से मैं प्रीवियस चीज़ों को देखना शुरू करी हूँ कि कौन कौन सी, मैं तो बेसिकली सारी वैल्यूज़ ऑलमोस्ट कैलकुलेट कर चुकी थी,
ठीक है, तो मैं अब स्टेप बाय स्टेप एक एक वैल्यू को खुद से इंस्पेक्ट करके देखूंगी कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो अल्फा और बीटा से कैलकुलेट हुई थी और ऐसी कौन सी वैल्यू है जो अल्फा और बीटा की मदद के बगैर कैलकुलेट हुई थी। जो अल्फा और बीटा की मदद के बगैर कैलकुलेट हुई थी वो मैं रख लूँगी, जो अल्फा और बीटा के इस्तेमाल के साथ मतलब कैलकुलेट हुई थी मुझे उनको डिस्कार्ड करके नई वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होंगी। नाउ स्टार्टिंग विथ 6 वोल्ट बेस वोल्टेज, 6 वोल्ट बेस वोल्टेज था, ये तो सर्किट में गिवन था, नो अल्फा बीटा हैज़ बीन यूज्ड, ये वैल्यू अभी भी वैलिड है। अच्छा, एक्टिव रीजन हो या सैचुरेशन रीजन हो, VBE 0.7 ही रहता है, क्योंकि आपको पता है कि एक्टिव और सैचुरेशन दोनों में बेस एमिटर जंक्शन ऑन होता है। तो इसका मतलब है VBE 0.7 जो आपने चूज़ किया था उससे अगर आपने कोई वैल्यू निकाली है तो वो भी वैलिड होगी। तो VBE इज इक्वल टू 0.7 करके मैंने VE फाइंड किया था, उसमें से जो कि 5.3 वोल्ट आ रहा था वो भी वैलिड है, VE की भी वैल्यू वैलिड है। अच्छा, इस VE को फाइंड करने के बाद मैंने ओम्स लॉ लगाया था एमिटर टर्मिनल के ऊपर, उससे मैंने IE निकाला था, मेरी ये वैल्यू भी वैलिड है। इसके बाद मैंने क्या किया था कि अब अल्फा और बीटा के रिलेशंस लगाए थे, जिससे कि मैंने IC भी फाइंड करा था और फिर बेस करंट भी फाइंड करा था। ठीक है, बेस करंट प्रीवियस पेज पे कैलकुलेटेड है। तो वो वैल्यूज़ ये तीनों वैल्यूज़ जो कि बेसिकली अल्फा और बीटा की मदद से कैलकुलेट नहीं हुई थी, मैंने इनको रख लिया। अगर ये IE भी फॉर एग्जांपल अल्फा और बीटा की मदद से कैलकुलेट हुआ होता तो मैं इसको भी डिस्कार्ड कर देती। ठीक है, अच्छा, अब करना ये है कि अगर सर्किट थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का होता, उसमें बेस पे रजिस्टर लगा हुआ होता और एमिटर ग्राउंडेड होता तो क्या होता, तो उस वक्त आपको ज़रूरी नहीं कि उस वक्त भी VB VE और IE करंट ही वैलिड होते, बल्कि मैं चेक करती कि बेस वोल्टेज वैलिड है, एमिटर वोल्टेज वैलिड है, उस वक्त ज़रा सा चेक कीजिएगा, उस वक्त आपके पास बेस करंट जो होता वो आपने जो है वो ओम्स लॉ से निकाला हुआ होता, तो आप उसको रख लेते। ठीक है, अच्छा, कोई ये ना कह दे कि भाई मैंने IC VC वोल्टेज जो है वो तो ओम्स लॉ से निकाला था, मैं VC वोल्टेज को रख लूँ। नो, VC वोल्टेज तो ओम्स लॉ से निकला है, लेकिन जो कलेक्टर का करंट है वो तो आपने जो है वो बेसिकली अल्फा बीटा की मदद से निकाला है। जब कलेक्टर करंट अल्फा बीटा की मदद से निकल गया तो इसका मतलब है इन अदर वर्ड्स घूम फिर के VC भी ओम्स लॉ की मदद से नहीं निकल रहा है बल्कि अल्फा बीटा की मदद से निकल रहा है, बिकॉज इट इज इन अदर वर्ड्स डिपेंडिंग ऑन IC। तो VC की भी वैल्यू डिस्कार्ड हो गई है, कलेक्टर करंट की वैल्यू डिस्कार्ड हो गई है, बेस करंट की वैल्यू डिस्कार्ड हो गई है। ऑलवेज आफ्टर सॉल्विंग द सर्किट और वो सैचुरेशन में निकलता है तो वन बाय वन आपको सारी वैल्यूज को इंस्पेक्ट करना है कि विच वैल्यूज यू कैन कीप एंड विच वैल्यूज यू हैव टू डिस्कार्ड। अच्छा, जब आपको पता चल गया कि आपने ये तीनों वैल्यूज रखी हैं तो इसका मतलब है अब आपको बेस का करंट फाइंड करना है, इन एमिटर करंट आपने फाइंड कर लिया, बेस करंट फाइंड करना है, कलेक्टर करंट फाइंड करना है और कलेक्टर का वोल्टेज फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं सैचुरेशन के एनालिसिस जो आप स्टार्ट करेंगे कि सैचुरेशन के अंदर ही ये बात अब आपको पता होनी चाहिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में लिखवाया है कि NPN के लिए अगर सैचुरेशन की कंडीशन होती है तो क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। मैंने उसमें बहुत क्लियर लिखवाया है कि NPN में अगर सैचुरेशन है तो VCE की वैल्यू कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज की वैल्यू 0.2 वोल्ट हो जाती है। VCE की वैल्यू को 0.2 वोल्ट होने का मतलब है VC माइनस VE की वैल्यू 0.2 वोल्ट हो गई। एमिटर का वोल्टेज आपको पता है 5.3, जिससे कि अब आपको कलेक्टर का वोल्टेज मिल गया 5.5 वोल्ट। अब हमें बेसिकली कर क्या रहे हैं कि सैचुरेशन में भी हम रिमेनिंग वैल्यूज को फाइंड करने की कोशिश तो कर रहे हैं बट विदाउट यूजिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो अब मैंने VCE 0.2 को इस्तेमाल करते हुए VC की वैल्यू को फाइंड करा। अब जो कि मैंने बेसिकली कलेक्टर वोल्टेज फाइंड करा है ये अल्फा बीटा की मदद से नहीं आया, तो बेसिकली मैं इस पॉइंट के ऊपर आके यहाँ पर ओम्स लॉ लगा सकती हूँ कि 10 माइनस VC डिवाइडेड बाय 4.7 किलो इज इक्वल टू IC। ये जो IC मेरे पास आ रहा होगा, चूंकि VC अल्फा बीटा के बगैर आया तो इसका मतलब है IC भी जो आ रहा होगा वो अल्फा बीटा के बगैर ही आ रहा होगा, तो वो IC भी वैलिड होगा। ओम्स लॉ लगाना अलाउड है। ठीक है, तो VC की वैल्यू आपके पास आ गई 5.5, 10 माइनस 5.5 डिवाइडेड बाय 4.7 किलो ओम, ये आपके पास बेसिकली कलेक्टर करंट आ गया।
नाउ यू सी कि आपके पास एमिटर करंट भी अवेलेबल हो गया है, कलेक्टर करंट भी आ गया होगा. लेट अस सी हाउ वी कैन कैलकुलेट द एमिटर करंट. ओके, सो वंस वी हैव द वैल्यू ऑफ आई सी अवेलेबल, आपने I इक्वल टू आई बी प्लस आई सी की इक्वेशन यूज़ कर ली. एमिटर करंट आपके पास नोन था, कलेक्टर करंट आपने भी कैलकुलेट किया है, बेस करंट आपने निकाल लिया. अच्छा, सारी वैल्यूज जो आपने कैलकुलेट की हैं, ऑल ऑफ देम हैव बीन कैलकुलेटेड विदाउट यूजिंग अल्फा एंड बीटा. सो लास्टली वी कैन क्रॉस चेक कि अभी भी जो कलेक्टर का वोल्टेज आया है और जो बेस का वोल्टेज आया है, क्या वो सैचुरेशन को ही वेरीफाई कर रहे हैं. तो यू चेक दैट बेस वोल्टेज इज 6 वोल्ट और कलेक्टर वोल्टेज आपका आया था 5.5. तो चूंकि अभी भी बेस और कलेक्टर वोल्टेज जो है वो ऐसे ही है कि बेस वोल्टेज कलेक्टर वोल्टेज से ज़्यादा है, इसी वजह से जो बीजेटी है वो सैचुरेशन रीजन में जो है वो काम कर रहा है. ये चीज़ वेरीफाई हो गई है. ठीक है. अच्छा, आपने तमाम न्यूमेरिकल्स में जिसमें कि बीजेटी सैचुरेशन में सपोज आ जा रहा है, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन हर एक वैल्यू को चेक करना है कि वेदर दैट वैल्यू शुड बी कंटिन्यूड फॉर सैचुरेशन रीजन और नॉट. ये हर न्यूमेरिकल के अंदर डिफर कर रहे होंगे एक दूसरे से. Okay, so now we are going to start with question number 6, where we can clearly see a voltage divider network at the base terminal. Please recall that we have solved such a circuit for a MOSFET, where it is important to recall that the input current of the gate of the MOSFET was 0. ये याद होना चाहिए. ठीक है. However, please also note that the base current of BJTs is not 0. So first of all, I am actually going to take this part out. वो मैंने यहाँ निकाल कर दिखा दिया है. And now in between the resistor R1 and R2, R1 और R2 के बीच वाले पॉइंट के ऊपर मैं बेसिकली इस नेटवर्क का थेवेनिन इक्विवेलेंट जो है वो फाइंड करने की कोशिश करूंगी by looking at the center point of R1 and R2. Please remember that when we solved for MOSFETs, we only calculated the voltage. We did not calculated the resistor value. This is because there was no input current in the MOSFET. तो MOSFET में जब input current था ही नहीं, तो resistor लगाते ना लगाते कोई फर्क नहीं था. BJT के केस में हमें याद होना चाहिए that the base current is not 0. Therefore, we will be calculating not only the equivalent Thevenin voltage looking at this point, but we will also be calculating the equivalent resistor appearing at this point. ठीक है. अच्छा, अब मैं इस नेटवर्क को किस तरह से सीरीज नेटवर्क बना के दिखाते थे, ये सब दिखाने की डिटेल में नहीं जाऊंगी. आई अज्यूम दैट यू ऑलरेडी नो ऑल दोज डिटेल्स. करना हमें क्या है कि वो रजिस्टर जो टुवर्ड द ग्राउंड लगा हुआ होता है, हमें सप्लाई वोल्टेज को उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है 15 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. ये वोल्टेज डिवाइडर लगाया है क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर में जब दो रेजिस्टेंसेस के बीच वाला वोल्टेज हमें चाहिए होता है, तो सप्लाई वोल्टेज के साथ वो रजिस्टर मल्टीप्लाई करते हैं जो ग्राउंड के करीब होता है. यही मैंने लॉजिक लगाई है. R2 और R1 की मैंने वैल्यूज पुट की, तो मुझे थेवेनिन का जो वोल्टेज आ गया तो 5 वोल्ट इसकी वैल्यू मिल गई. प्लीज नोट नाउ वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू दिस टर्मिनल. ठीक है. जब कभी भी किसी भी सर्किट में हम रेजिस्टर निकालते हैं, चाहे हम किसी एम्पलीफायर के लिए निकाल रहे हो, आपने स्मॉल सिग्नल एनालिसिस की है, तो हम कोई भी एडिशनल वोल्टेज सोर्स अगर सर्किट में लगी हो उसे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं. Similar thing I have done over here where I have short circuited the 15 volt supply. उसकी जगह पे ग्राउंड आ गया और मैंने ये मेंशन किया है कि इस टर्मिनल से देखते हुए मुझे जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टर नजर आ रहा है वो मुझे फाइंड करना है. तो अब आप जरा R1 R2 को ऑब्जर्व करें कि दोनों का ये वाला टर्मिनल कॉमन है. R1 R2 दोनों इस टर्मिनल पर कनेक्टेड है और दोनों का दूसरा टर्मिनल ग्राउंड है. दैट क्लियरली शोज अस दैट R1 एंड R2 आर इन पैरेलल इफ आई लुक फ्रॉम दिस पॉइंट. तो RTH में R1 और R2 जो है वो दोनों पैरेलल में आ गए. R1 R2 दोनों की वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है. सॉल्व इट इन पैरेलल एंड यू विल गेट दिस आंसर एज 33.3 किलो ओम्स. ये आपके पास थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई. अगले स्टेप में करना ये है कि ये वाला जो सर्किट है इतना पोर्शन एज इट इज रहेगा. मैं इस वाले पॉइंट के ऊपर लाके
वी थेवेनिन भी कनेक्ट कर दूंगी और आर थेवेनिन भी कनेक्ट कर दूंगी। और आपको याद होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एनालिसिस कि वी थेवेनिन और आर थेवेनिन एक दूसरे के साथ सीरीज में लगते हैं। तो अब इस वाली ब्रांच के ऊपर लाके हमने जो वी थेवेनिन और आर थेवेनिन कैलकुलेट किया वो कनेक्ट करेंगे। फॉर रेफरेंस पर्पस मैंने ये दोबारा से बना दिया सर्किट। अब आप देखें कि इस वाली ब्रांच के ऊपर मैंने ये वी थेवेनिन आर थेवेनिन को कनेक्ट कर दिया है। एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि देखें ये जो 15 वोल्ट इस तरीके से अगर बीच में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इस एरो हेड के ऊपर जो सप्लाई है वो भी 15 वोल्ट है और इसके ऊपर भी जो सप्लाई है वो 15 वोल्ट है। अगर ये दोनों के लिए अलग अलग लिखा होता, यहाँ 15 लिखा होता, यहाँ 15 लिखा होता, तो भी यही बात होती कि दोनों की सप्लाई 15 है, या सेंटर में लिख दिया इट मींस 15 वोल्ट। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि इसकी जो सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू है वो 15 ना हो, वो कुछ और हो, इसके साथ अलग वैल्यू लिखी हो, इसके साथ अलग वैल्यू लिखी हो। तो while solving such numericals जिसमें कि वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क यहाँ पे लगा हुआ है, प्लीज बी वेरी केयरफुल कि जो सप्लाई वोल्टेज यहाँ लिखी है ये इन दोनों के लिए सेम है या नहीं, ये बात आपको जरा सा क्लियरली देख लेनी चाहिए। अच्छा, तो चूंकि ये वाला जो पार्ट है सर्किट का वो एज इट इज है, इसको मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। वी थेवेनिन आर थेवेनिन मैंने यहाँ लाके इनपुट पे कनेक्ट करा। अब आपको ये बात मैं प्रीवियस फर्स्ट ईयर के अंदर बता चुकी हूँ कि एरो हेड के साथ इसी तरह से सप्लाई वोल्टेज लिखने का मतलब क्या होता है। एरो हेड के साथ सप्लाई वोल्टेज लिखने का मतलब होता है कि यहाँ 15 वोल्ट की एक सप्लाई लगी हुई है। अब अगर आप जरा इस वाले पार्ट को ऑब्जर्व करें तो क्या है, यहाँ पे भी तो एक 5 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है, डीसी सप्लाई। मैंने अगले स्टेप में इसको एरो हेड की फॉर्म में लिख दिया। क्यों एरो हेड की फॉर्म में लिख दिया? क्योंकि रिमेनिंग पूरे सर्किट के अंदर यही नोटेशन इस्तेमाल हो रहा है कि कोई भी सप्लाई वोल्टेज है वो एरो हेड के साथ लिखा जा रहा है। तो वो जो 5 वोल्ट बेसिकली इस डीसी सप्लाई के फॉर्म में लिखे हुए थे, अब मैंने उसको एक एरो हेड की फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, ये जो सर्किट आप सॉल्व कर रहे हैं, ये सर्किट ना सिर्फ वोल्टेज डिवाइडर के सर्किट को सॉल्व करने की एग्जाम्पल है, बल्कि हो सकता था कि आपको इस तरह का एक सर्किट दे दिया गया होता जिसमें तीनों टर्मिनल्स पर रेजिस्टेंस होती। अभी तक हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर बेस्ड ऐसा कोई सर्किट सॉल्व नहीं किया है कि जिसमें तीनों टर्मिनल्स पर रेजिस्टर लगी हुई होती। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 ना सिर्फ वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क वाले सर्किट की एग्जाम्पल है, बल्कि ये इसकी भी एग्जाम्पल है कि जब किसी बीजेटी के तीनों टर्मिनल के ऊपर रेजिस्टर लगा हो तो वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, हो सकता है आपको ऐसा सर्किट दे दिया जाए जिसके तीनों टर्मिनल पे रेजिस्टर लगे हुए हों, ये ना हो तीनों टर्मिनल पे रेजिस्टर हो, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा वो आगे यहाँ पे नजर आ रहा है। एज प्रीवियस केस हम हमेशा एक्टिव मोड के अजम्पशन से स्टार्ट करते हैं। या मैंने यहाँ लिख दिया अज्यूमिंग एक्टिव मोड, और मैंने ये भी लिख दिया है कि VB की वैल्यू 0.7 है। प्लीज नोट दैट whenever we have resistor values available on every terminal of the BJT, then we cannot use द रिलेशन VB माइनस VE इक्वल टू 0.7, और या तो मैं VB की वैल्यू पुट कर दूं या मैं VE पुट कर दूं, क्योंकि ना तो यहाँ मुझे बेस का वोल्टेज डायरेक्टली नजर आ रहा है, ना तो मुझे एमिटर का वोल्टेज नजर आ रहा है, इसलिए कि एमिटर पे भी रेजिस्टेंस है, बेस पे भी रेजिस्टेंस है, दोनों में से कोई भी वोल्टेज डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा। तो मैं इसको एक्सपेंड करके VB माइनस VE करूँ और बेस का या एमिटर का वोल्टेज पुट करके दूसरा निकाल लूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। In any case, when we have resistors on all the three terminals, we always apply KVL on the base emitter side, जो कि मैंने एरो से मेंशन किया हुआ है। ये KVL NPN ट्रांजिस्टर के अंदर यहाँ से यहाँ कभी मत लगा दीजिएगा, इसलिए कि कलेक्टर और बेस के दरमियान का जो ड्रॉप है ये जंक्शन रिवर्स बाइज होता है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता होती। लेकिन एक्टिव की अजम्पशन के बाद हमारे पास VBE की कितनी वैल्यू होती है, ये जो लिखा हुआ ये क्या है, ये टर्मिनल बेस है, ये टर्मिनल एमिटर है, तो यहाँ से यहाँ जो ड्रॉप हो रहा है ये ड्रॉप क्या है, ये ड्रॉप यही VBE है 0.7। हमें चूंकि इस साइड के बेस एमिटर वोल्टेज की वैल्यू पता होती है जब भी हम बेस और एमिटर की साइड के ऊपर जो है वो लूप इक्वेशन लगाते हैं या KVL लगाते हैं। कलेक्टर बेस साइड के ऊपर ये KVL कभी भी नहीं लगता, चाहे NPN हो या PNP ट्रांजिस्टर हो। जब आप KVL लगाते हैं तो प्लीज लुक फॉर द हाईएस्ट वोल्टेज एंड लुक फॉर द लोएस्ट वोल्टेज। बेस एमिटर की साइड को आप देख रहे हैं, ठीक है,
लुक फॉर द हाईएस्ट वोल्टेज 5 वोल्ट, लुक फॉर द लोएस्ट वोल्टेज 0 वोल्ट। हम केवल हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की जानिब लगाते हैं, लोअर से हायर की जानिब नहीं लगाते, ठीक है। जब हायर वोल्टेज से लोअर की जानिब आपने केवीएल लगाया तो आपने कहा 5, मुझे बेसिकली 5 में से इस रेजिस्टर का ड्रॉप निकालना है, फिर इस जंक्शन का जिसका नाम है VBE इसका ड्रॉप निकालना है, फिर इस RE का ड्रॉप निकालना है, एंड में क्या बचेगा 0। ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई होती तो फिर मैं इज इक्वल टू के बाद 0 ना लिखती, मैं इज इक्वल टू के बाद उस नेगेटिव सप्लाई की वैल्यू लिखती। हो सकता है यहाँ पे लिखा होता -15। अभी इसको पहले केवीएल देखते हैं। 5 में से मैं RTH का ड्रॉप कैसे निकाल सकती हूँ? RTH का ड्रॉप 5 में से कैसे निकलेगा? उसको उसके करंट से मल्टीप्लाई कर दूं, I into R बन जाएगा, यानी कि एक वोल्टेज ड्रॉप बन जाएगा। तो 5 में से RTH का ड्रॉप कैसे निकला? करंट से मल्टीप्लाई किया। किस करंट से मल्टीप्लाई किया? चूंकि ये बेस पे लगी हुई नजर आ रही है, बेस करंट से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप, ये ड्रॉप है बेस एमिटर जंक्शन का ड्रॉप। चूंकि मैंने अज्यूम किया हुआ है कि BJT एक्टिव मोड में, तो इसका मतलब है VBE की वैल्यू 0.7 होगी। अगले स्टेप में मुझे निकालना है इसमें से एमिटर रेजिस्टेंस का ड्रॉप RE का ड्रॉप कैसे निकालूं? RE को उसके करंट से मल्टीप्लाई कर दें। वो करंट कौन सा करंट हो? RE चूंकि एमिटर ब्रांच में है, उसका करंट कौन सा होगा? एमिटर करंट होगा IE इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 मैंने इसलिए लिखा है कि 5 में से इसका ड्रॉप निकाला, इसका ड्रॉप निकाला, RE का ड्रॉप निकाला तो 0 बच रहा है। अगर यहाँ -15 लिखा होता तो मैं इज इक्वल टू के बाद यहाँ -15 लिखती। बहरहाल यहाँ नहीं लिखा, वह हमने 0 लिखा। नाउ प्लीज नोट कि इस इक्वेशन के अंदर हमें RTH पता है, VBE पता है, RE पता है, ना बेस करंट पता है, ना एमिटर करंट पता है, बट वी ऑलरेडी नो कि IE करंट को 1 + बीटा IB के तौर पे लिखा जा सकता है। तो इससे क्या होगा? सारी की सारी चीजें बेस करंट के फॉर्म में आ जाएंगी। 5 - IB, RTH की वैल्यू पुट कर दी, VBE -0.7 की वैल्यू पुट कर दी, IE की जगह मैंने क्या लिख दिया? 1 + बीटा IB लिख दिया, RE 3 किलो ओम के बराबर है, ये हो गया। अच्छा, 5 - 0.7 मैंने बेसिकली करना क्या है? आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द बेस करंट यूजिंग दिस इक्वेशन। मैंने जहां जहां पे IB लिखा था उसको इज इक्वल टू के उस साइड पे ले गई, 5 - 0.7 यही रह गया, तो ये 33.3 के ज़ाहिर है ये भी उस साइड पे चला जाएगा इज इक्वल टू के, और ये वाला IB भी इज इक्वल टू के उस साइड पे चला जाएगा, तो प्लस हो जाएंगे दोनों। 1 + बीटा 101, 3 के, IB बाहर आपने कॉमन निकाल लिया। बेस करंट की अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी। लेट अस सी दैट। सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ बेस करंट एज 12.78 microampere. Once you have any one of the current available, you can find all the remaining currents. जाहिर है आपके पास रिलेशंस अवेलेबल हैं, बेस करंट फाइंड कर लिया आपने, बीटा 100 अज्यूम किया हुआ नजर आ रहा है, आपने एमिटर करंट की वैल्यू आ गई, आपके पास कलेक्टर करंट की भी वैल्यू आ गई। नाउ प्लीज नोट कि सारे करंट्स की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब अगला स्टेप है कि ये सारे वोल्टेजेस फाइंड करें, लेकिन जब इन्हीं के कलेक्टर, बेस और एमिटर के, लेकिन ये कि आपको पता होना चाहिए कि ये करंट कौन सी ब्रांच में किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो लेट अस सी दिस कि कलेक्टर करंट बेसिकली कलेक्टर की ब्रांच में फ्लो हो रहा है, IC डाउनवर्ड क्योंकि हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की जानिब जाएगा। एमिटर ब्रांच में एमिटर करंट है IE डाउनवर्ड, हायर से लोअर वोल्टेज की जानिब आएगा। और NPN के लिए ये बात हमेशा पता होनी चाहिए दैट द बेस करंट विल ऑलवेज बी गोइंग इनसाइड द बेस। बेस करंट हमेशा बेस के अंदर जा रहा होगा, तो बेस करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी? ये हो जाएगी टूवर्ड द बेस। एट द सेम टाइम आपको पता होना चाहिए कि बेस वोल्टेज कहाँ पे लोकेटेड है, कलेक्टर का वोल्टेज कहाँ लोकेटेड है, यानी आप इस वोल्टेज को बेस वोल्टेज ना कह रहे हो, आप इस वोल्टेज को कलेक्टर वोल्टेज ना कह रहे हो, और इसको आप एमिटर वोल्टेज ना कह रहे हो। यू शुड नो वेयर दीज वोल्टेजेस आर। राइट ऑन द बेस इज द बेस वोल्टेज, राइट ऑन द कलेक्टर इज द कलेक्टर वोल्टेज, एंड राइट ऑन द एमिटर इज द एमिटर वोल्टेज। ये आपने फाइंड कर लिया। अब आती है बात ओम्स लॉ लगाने की बेस पे। ये आप क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बेस वोल्टेज VB। प्लीज नोट कि चूंकि करंट का डायरेक्शन NPN के अंदर
इनसाइड द बेस जा रहा है, तो इसका मतलब है मैं केवीएल में ओम्स लॉ में 5 माइनस वी बी लिखूंगी, वी बी माइनस 5 कभी भी नहीं लिखूंगी, क्योंकि करंट यूं जा रहा है 5 से वी बी की जानिब, तो 5 माइनस वी बी इज द ओम्स लॉ डिवाइड बाय आर टी एच। इसमें आपको बेस करंट की वैल्यू पता है, आर टी एच की वैल्यू पता है, बेस वोल्टेज की वैल्यू निकल आएगी। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके बेस वोल्टेज फाइंड कर लें। अगले स्टेप में ओम्स लॉ लगाएंगे एमीटर के ऊपर। एमीटर के ऊपर जब ओम्स लॉ लगाएंगे तो होगा एमीटर वोल्टेज वी ई माइनस 0 डिवाइडेड बाय आर ई बराबर होगा एमीटर करंट के। वी ई माइनस 0 डिवाइड बाय आर ई की वैल्यू एमीटर करंट के बराबर होगा। फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वी ई। एमीटर करंट आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 1.29 मिली एम्पेयर, 3 किलो ओम आर ई की वैल्यू है। एमीटर वोल्टेज की वैल्यू भी आपके पास आ गई। ओम्स लॉ फाइनली आप अप्लाई करेंगे कलेक्टर के ऊपर, ताकि आप जो है वो बेसिकली वीसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकें, क्योंकि आईसी तो आपके पास ऑलरेडी नोन है। जब आपने ये ओम्स लॉ अप्लाई किया कलेक्टर के ऊपर, तो अब आप देख रहे हैं 15 माइनस वी सी ओवर आर सी इज इक्वल टू आई सी, यही लिखा हुआ है ओम्स लॉ। इसमें से आपको चाहिए बेसिकली वी सी की वैल्यू। वी सी आपके पास क्या आ गया, 15 माइनस आई सी आर सी इज इक्वल टू वी सी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि किसी वक्त मैंने ये कहा था कि केवीएल अप्लाई करना किसी रजिस्टर पे या ओम्स लॉ अप्लाई करना, इट एक्चुअली इज द सेम थिंग। ये कैसे सेम थिंग है, अगर देखें, अगर मैं इतने पोर्शन के ऊपर केवीएल अप्लाई करूं, तो क्या मैं ये कहूंगी कि 15 में से इस रजिस्टर का ड्रॉप निकल जाए तो वीसी आ जाएगा, दिस इज केवीएल। तो देखें 15 में से रजिस्टर आरसी का ड्रॉप निकलेगा तो वीसी आ जाएगा। और आरसी रजिस्टर का ड्रॉप मैंने कैसे निकाला, आरसी रजिस्टर का ड्रॉप ऐसे निकाला कि उसको उसके करंट से मल्टीप्लाई कर दिया। आरसी का करंट क्या था, आईसी करंट था, तो 15 में से मैंने आरसी का ड्रॉप कैसे निकाला, आरसी को उसके करंट आईसी से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास कलेक्टर का वोल्टेज आ गया। ये वीसी की इक्वेशन एक्चुअली में मैंने ओम्स लॉ से निकाली है। तो चाहे आप ये इक्वेशन एक हेडिंग डाल दें यूजिंग केवीएल ऑन कलेक्टर टर्मिनल, चाहे आप ये इक्वेशन डायरेक्ट यूज कर लें, या आप ये लिखेंगे अप्लाइंग ओम्स लॉ एट द कलेक्टर, और ये इक्वेशन यूज करते हुए इस वीसी के ऊपर आए, इट इज एक्चुअली द सेम थिंग, इट्स अप टू यू। इन अ सिमिलर मैनर अभी तक मैंने बेसिकली एमीटर वोल्टेज को फाइंड करते हुए भी हमेशा ओम्स लॉ लिखवाया है कि वी ई माइनस 0 डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू आई ई। आप यहाँ पे भी वही केवीएल अप्लाई कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि वी ई में से आई आर ई का ड्रॉप निकालूं तो 0 बचेगा तो वी ई माइनस आई ई आर ई इज इक्वल टू 0। ये वही इक्वेशन आ रही होगी अभी जो आपके पास ओम्स लॉ से आ रही थी, और यही काम आप जो है वो बेस के ऊपर भी केवीएल लगा के फाइंड कर सकते हैं। बट आई फील के केवीएल लगाने में थोड़े बहुत गलती के चांसेस होते हैं। ओम्स लॉ जो है वो ज़रा ईजिली मतलब अप्लाई भी किया जा सकता है और उसमें गलती के चांसेस नहीं होते, तो आई प्रेफर यूजिंग ओम्स लॉ फॉर यू पीपल। ओम्स लॉ की मदद से आपने कर ली है सारी वैल्यूज कैलकुलेट। आईसी करंट आपको पता है 1.27 मिली एम्पेयर आ गया है, 5 किलो ओम रजिस्टर की वैल्यू हो, कलेक्टर का वोल्टेज आपने फाइंड कर लिया। अच्छा, अब आपने एंड में सारी वैल्यूज फाइंड कर ली। बेस का वोल्टेज समथिंग अराउंड 4.57 वोल्ट आया था। जब हम सारी एनालिसिस कर लेते हैं सर्किट की, तो हम एंड में चेक करते हैं कि आया द कलेक्टर वोल्टेज इज ग्रेटर देन द बेस वोल्टेज और नॉट। यस, यहाँ पे VC 8.65 वोल्ट आ रहा है, और आपके पास जो बेस का वोल्टेज था वो कितना था, वो 4.57 वोल्ट था। तो चूंकि एंड में कलेक्टर का वोल्टेज बेस वोल्टेज से ज़्यादा आ रहा है, हमारा असम्पशन करेक्ट था, बीजेटी एक्टिव में काम कर रहा है, वी कैन स्टॉप द कैलकुलेशन। हाउएवर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं ये एनालिसिस करूं यहाँ और यहाँ के VC VB से कम आ जाए, तो क्या तरीका होगा। तो इसका तरीका जो है वो मैंने अगले न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ PNP। उसमें करना क्या होगा कि आपको पता है कि अगर कभी भी सिचुएशन ऐसी आ जाए कि एक्टिव मोड फेल हो जाए और आपको पता चले कि ये बीजेटी सैचुरेशन में है, तो तमाम वो वैल्यूज़ जो हमने अल्फा बीटा की मदद से कैलकुलेट की होती हैं वो हमें हटा देनी पड़ती हैं, उसको निगलेक्ट कर देना, डिस्कार्ड कर देना पड़ता है। तो इस केस में अगर आप इस न्यूमेरिकल का फर्स्ट लाइन की एनालिसिस देखें कि मैंने एक केवीएल अप्लाई किया था यहाँ से लेके यहाँ तक का,
इस न्यूमेरिकल की पहली एनालिसिस थी जिसमें मैंने IE को IB के बराबर रखा था और उसमें से बेस करंट निकाला था। तो वो पहली ही एनालिसिस जिसमें मैंने बेस एमिटर लूप के ऊपर KVL अप्लाई किया था, उस पूरी पहली एनालिसिस में ही मैंने ये यूज़ किया था IE इक्वल टू 1 प्लस बीटा IB। मैंने पहली ही एनालिसिस के अंदर बीटा यूज़ कर लिया था कि एमिटर करंट 1 प्लस बीटा IB के बराबर है। इसका मतलब ये है कि अगर ये न्यूमेरिकल एंड में आने के बाद सैचुरेशन में निकलता तो मुझे इसकी राइट फ्रॉम द स्टार्ट हर वैल्यू डिस्कार्ड कर देनी होती। क्यों कर देनी होती कि जब बीजेटी के तीनों टर्मिनल के ऊपर रेजिस्टर्स होते हैं तो हम बेस और एमिटर पे KVL लगाने के बाद ये सारा काम शुरू करते हैं और उस KVL के पहले दूसरे स्टेप में ही हम यूज़ कर लेते हैं IE बराबर है 1 प्लस बीटा IB के, ताकि बेस करंट निकल आए। तो इसका मतलब आगे जितनी वैल्यूज आपने निकाली हैं वो अल्फा बीटा की मदद से निकाली है, सबको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो इस न्यूमेरिकल के अंदर आपके पास VC VB से बड़ा प्रूव हो गया, फाइन। मैं अब अगला एक ऐसा न्यूमेरिकल कराऊंगी जो कि PMOS होगा, वो एंड में प्रूव होगा, आके पता चलेगा कि वो एक्टिव मोड में नहीं है, वो सैचुरेशन में है। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपने जो है वो अगर सैचुरेशन में आ जाता है तो किस तरह से वैल्यू डिस्कार्ड करनी और अगला क्या स्टेप क्या प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा बता मैं वर्बली ये देती हूँ कि फिर हमें सारी वैल्यूज को डिस्कार्ड करके तमाम वैल्यूज को बेस वोल्टेज की फॉर्म में लाना होगा ताकि हम अल्फा बीटा इस्तेमाल किए बगैर सारी नई वैल्यूज कैलकुलेट कर सकें। वो कैसे करेंगे उसकी एग्जाम्पल अगले उसमें देखते हैं। पेपर में ऐसा तीनों टर्मिनल पे रजिस्टर वाला सवाल आ सकता है जो कि एंड में एक्टिव प्रूव ना हो, आपको उसको सैचुरेशन से सॉल्व करना आना चाहिए। Okay, so this is the circuit which is actually we can very clearly see is a PNP circuit, or here you can see that it has resistors or on all the three terminals. इसके पास तीनों टर्मिनल्स के ऊपर जो है वो रेजिस्टर्स जो है वो अवेलेबल हैं। इसका क्लियरली मतलब ये है कि मैं सर्किट को देखे ना तो मुझे VB वोल्टेज डायरेक्टली मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता डायरेक्टली? कि बेस का जो वोल्टेज है रेजिस्टर लगा हुआ है, बेस वोल्टेज इज नॉट 0। एमिटर पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, VE इज नॉट 5। कलेक्टर पे रेजिस्टर लगा हुआ है, VC इज नॉट -5। इट सिंपली मीन्स दैट कि आप यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी चीज़ नहीं निकाल सकते, कुछ आपको लॉजिक लगानी होगी। ठीक है, अच्छा इन सच सर्किट्स वेयर वी हैव टर्मिनल्स ऑन ऑल द थ्री वेयर वी हैव रेजिस्टर्स ऑन ऑल द थ्री टर्मिनल्स, वी अप्लाई KVL ऑन द बेस एमिटर साइड ओनली, नॉट ऑन द कलेक्टर साइड। प्लीज क्लियरली ट्राई टू आइडेंटिफाई द बेस एंड एमिटर जंक्शन। बेस एमिटर जंक्शन यहाँ नजर आ रहा है, देखिए एमिटर का एरो हेड नजर आ रहा है। एंड ऑलवेज ट्राई टू लोकेट द हाईएस्ट वोल्टेज। हाईएस्ट वोल्टेज को भी देखें, 5 वोल्ट ये रहा, 0 वोल्ट ये रहा। मैं हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की जानिब जो है वो KVL लगाऊंगी, 0 से 5 वोल्ट की जानिब KVL नहीं लगेगा। हायर से आहिस्ता आहिस्ता हम लो वोल्टेज की जानिब आएंगे। ठीक है, तो अब आपने सबसे पहले कहा कि अज्यूमिंग एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन, और प्लीज रिमेंबर के PNP ट्रांजिस्टर है, सो वी विल से VEB जो है वो 0.7 वोल्ट है। कोई डायरेक्ट वोल्टेज गिवन नहीं है, आपने बेस एमिटर साइड के ऊपर KVL लगाया। KVL लगाते वक्त हम हायर वोल्टेज से स्टार्ट करते हैं, सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर कि मुझे इस 5 में से इस रेजिस्टर का ड्रॉप निकालना है। कैसे निकालूं? 5 - 1 किलो ओम ये लिखा हुआ है। इसके बाद मैं इस 1 किलो ओम से इसके करंट को मल्टीप्लाई कर दूं। ये एमिटर की ब्रांच है। प्लीज रिमेंबर कि PNP में एमिटर की ब्रांच ऊपर होती है, कलेक्टर की ब्रांच नीचे होती है। एरो हेड वाली साइड एमिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 किलो ओम इंटू IE करंट से मल्टीप्लाई कर दिया। चूंकि आप एक्टिव मोड अज्यूम कर रहे हैं तो NPN ट्रांजिस्टर का ये PNP का VEB वोल्टेज आपको पता है, ये वोल्टेज आ गया, माइनस इस रेजिस्टर का ड्रॉप। रेजिस्टर का ड्रॉप क्या है? 10 किलो। इस रेजिस्टर का ड्रॉप कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई इट विद इट्स करंट इज इक्वल टू में क्या बचा? 0। अगर यहाँ पे -2 -3 वोल्ट लिखा होता तो मैं यहाँ -2 -3 वोल्ट लिखती, 0 ना लिखती। बहरहाल इस क्वेश्चन के अंदर मैंने अगले स्टेप में एमिटर करंट की जगह 1 प्लस बीटा IB लिखा है, जैसे कि हमने अभी पिछले न्यूमेरिकल के अंदर लिखा है।
अब इसके अंदर एक ही अननोन है, वो है बेस करंट। तो मैंने 5 और -0.7 को एक साइड पे लिखा, IB वाली दोनों टर्म्स को दूसरे साइड पे लिखा। तो मैंने एक दो स्टेप्स को डायरेक्ट कर दिए। 10 किलो ओम प्लस 101 इंटू 1 किलो ओम, ये चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाएगी, जिससे कि आपके पास बेस करंट जो है वो निकल आएगा तकरीबन 38.7 माइक्रो एम्पेयर। अगले स्टेप में मैंने क्या किया कि जैसे ही मैंने बेस करंट फाइंड किया, आपके ऊपर है बिल्कुल ये चॉइस, आप चाहें तो IB जब आपने फाइंड कर लिया, आप हैंड टू हैंड जो है वो IC भी कैलकुलेट कर लें और IE भी कैलकुलेट कर लें। ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। मैंने फ़िलहाल ये किया कि जैसे ही मैंने बेस करंट फाइंड किया, मैंने साथ साथ में चाहा कि मैं बेस का वोल्टेज भी फाइंड कर लूँ। वो मैं कैसे फाइंड करूँगी? प्लीज़ रिमेंबर कि PNP के अंदर बेस का जो करंट होता है दैट इज़ फ्लोइंग आउट ऑफ द बेस। इसका मतलब है इस बात की कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि मुझे 0 माइनस VB लिखना है या VB माइनस 0 लिखना है। इट इज़ प्री डिफाइंड बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज गोइंग आउट ऑफ द बेस टर्मिनल। इट इज़ वेरी क्लियर कि मुझे VB माइनस 0 लिखना है। 0 माइनस VB लिखना कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, करंट हायर से लोअर वोल्टेज की जानिब जाएगा। तो मैंने लिखा VB माइनस 0 डिवाइड बाई 10 किलो ओम। VB माइनस 0 वो 10 किलो में इक्वल टू IB द बेस करंट। ठीक है, मुझे VB चाहिए था, IB इंटू द करंट मैंने वैल्यू पुट की, बेस वोल्टेज मिल जाएगा। सो हियर ओके, द बेस वोल्टेज इज ओवर हियर। ये आपके पास बेस वोल्टेज की वैल्यू आ गई। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, IC इज इक्वल टू बीटा IB वगैरह को यूज़ करके, क्योंकि बेस करंट आपके पास अवेलेबल है, मैंने कलेक्टर का करंट भी फाइंड कर लिया, मैंने एमिटर का करंट भी फाइंड कर लिया, सारे करंट्स मेरे पास आते जा रहे हैं। फिर मैंने कहा कि अब मैं एमिटर पे एमिटर का वोल्टेज फाइंड कर लूँ। फॉर फाइंडिंग द एमिटर वोल्टेज ऑफ कोर्स आई विल बी अप्लाइंग ओम्स लॉ एट द एमिटर टर्मिनल। 5 माइनस VE डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस बराबर होगा IE के। ये मैंने पुट किया 5 माइनस VE ओवर IE। VE की वैल्यू मेरे पास एमिटर वोल्टेज की आ गई तकरीबन 1.1 वोल्ट। कलेक्टर पे ओम्स लॉ अप्लाई किया। ओम्स लॉ जब आपने कलेक्टर पे अप्लाई किया तो VC माइनस 5, ये रहा फॉर्मूला। VC में से माइनस करना है इसको, तो VC माइनस 5 हो गया डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम बराबर हुआ किस करंट के? कलेक्टर के करंट के, क्योंकि कलेक्टर की ब्रांच है। इसमें से इक्वेशंस को चेंज करके आपने कलेक्टर का वोल्टेज हासिल कर लिया 33.7। अब ज़रा सा एंड में जब आपके पास बेस वोल्टेज आ गया, कलेक्टर वोल्टेज आ गया, नाउ दिस इज द टाइम टू कंपेयर देम एंड सी वेदर आवर अजम्पशन वाज करेक्ट और नॉट। तो अब अजम्पशन में ये नज़र आ रहा है कि कलेक्टर का वोल्टेज बेस वोल्टेज से बड़ा नज़र आ रहा है, जबकि PNP में कलेक्टर का वोल्टेज बेस वोल्टेज से कम होता है तो एक्टिव मोड होता है। तो अब आप देख रहे हैं BJT की एक्टिव रीजन की कंडीशन PNP के लिए वेरीफाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि VC VB से बड़ा आ रहा है, बड़ा नहीं आना चाहिए था, स्मॉलर आना चाहिए था। एक्टिव फॉर PNP की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारी अजम्पशन इनकरेक्ट है, BJT सैचुरेशन में काम कर रहा है। अगर हमारा जो पिछला वाला सवाल है वो भी एंड में उसकी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर हम ये वाला प्रोसीजर उसके ऊपर करना शुरू कर देते। लेकिन जाहिर है यहाँ पे हम VEC की टर्म यूज़ कर रहे हैं, VEB की टर्म यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम VCE और VBE की टर्म्स यूज़ करके ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट करते, ठीक है, अगर वो एक्टिव में प्रूव ना होता तो अगले स्टेप में जब आपके पास प्रूव हो गया कि BJT जो है वो एक्टिव में नहीं है, सैचुरेशन में है, तो अब हम सैचुरेशन की कंडीशन की दो वैल्यूज़ यूज़ करेंगे और अल्फ़ा और बीटा की मदद से जितनी वैल्यूज़ निकाली हैं उन सबको डिस्कार्ड कर देंगे। प्लीज़ रिमेंबर एंड सी के इस क्वेश्चन के भी स्टार्ट में ही मैंने IE की जगह 1 प्लस बीटा IB रख के सारे करंट्स कैलकुलेट किए थे। तो इसका मतलब है ये IC, ये IE, ये बेस का वोल्टेज पिछले पेज पे फाइंड किया हुआ बेस करंट, ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है, अल्फा बीटा की मदद से निकले हैं। ऑल्दो यहाँ ओम्स लॉ लगाया है, ठीक है, लेकिन ये IE कैसे आया है? ये IE बेसिकली अल्फा बीटा की मदद से आया है। मैंने यहाँ पर VC के लिए ओम्स लॉ तो लगाया है, लेकिन ये IC तो अल्फा बीटा की मदद से आया है ना। सो इट मीन्स कि वी हैव टू डिस्कार्ड ऑल द वैल्यूज इन केस व्हेन वी हैव रेजिस्टर्स ऑन ऑल द 3 टर्मिनल्स ऑफ द ट्रांजिस्टर।
तो अब मैंने क्या किया, सबको जब डिस्कार्ड किया तो मैंने ये दोनों वैल्यूज यूज की सैचुरेशन की कि VEB 0.7 होता है, VEC 0.2 होता है सैचुरेशन में। अब हम करेंगे ये कि तमाम वैल्यूज को बेस वोल्टेज की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेट अस सी हाउ। अच्छा चूंकि VEB 0.7 है we will be trying to write all the terms in the form of the base voltage। देखें एंड में उससे आंसर क्या है, कैसे आएगा। VE, B को VE माइनस VB लिख दिया, VE निकाल लिया, वो क्या हो जाएगा VB प्लस 0.7 हो जाएगा। VEC को भी मैंने 0.2 लिख लिया, VE माइनस VC इज इक्वल टू 0.2। इसमें से मैं VC निकाल लूँ तो ये क्या होगा 0.2 इस तरफ चला जाएगा और VC जो है वो इस तरफ आ जाएगा। VE माइनस 0.2 बन गया VC, यानी कि VC की वैल्यू है एमिटर वोल्टेज माइनस 0.2 और एमिटर वोल्टेज की इक्वेशन मेरे पास बेस वोल्टेज की फॉर्म में पहले ही ये लिखी हुई है। तो अब मैं इक्वेशन 1 की मदद से मैंने क्या किया, इसमें वैल्यू पुट कर दी। VC किसके बराबर है VE, ये चीज़ VE की वैल्यू लिखी हुई है, देखें यहाँ से लिखी हुई है 0.7 प्लस VB, VE की वैल्यू है माइनस 0.2 एज इट इज आ गया, 0.7 माइनस 0.2 0.5 प्लस VB। तो अब आपके पास कलेक्टर का वोल्टेज 0.5 प्लस VB के बराबर आ गया। तो अब मेरे पास एमिटर का वोल्टेज भी बेस वोल्टेज की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, कलेक्टर का वोल्टेज भी बेस वोल्टेज की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अगले स्टेप में मैं हर एक टर्मिनल के ऊपर बेसिकली ओम्स लॉ लगाऊंगी और एक इक्वेशन फाइंड करूंगी। देखिए उससे होगा क्या। मुझे पता है कि करंट आउट ऑफ द बेस टर्मिनल जा रहा है, तो इसका मतलब है मेरा ओम्स लॉ क्या होगा VB माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम, VB माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम इज इक्वल टू IB। ये आ गया। अच्छा ये जो किलो का टर्म है और ये जो 10 है, आपने क्या करना है कि ऊपर जितने भी टर्म्स हैं उन सबको 10 से डिवाइड कर देना है, यानी कि 1 VB डिवाइड बाय 10 क्या बन गया 0.1 VB बन गया और K की जगह मिली एम्पेयर का टर्म एज इट इज यहाँ पे साइड में लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से ओम्स लॉ अगले स्टेप में आपने अप्लाई किया एमिटर के ऊपर, क्या बनेगी इक्वेशन 5 माइनस VE ओवर 1 किलो ओम, 5 माइनस VE ओवर 1 किलो ओम किसके बराबर है एमिटर करंट के बराबर है। मैंने क्या किया 1 से 5 को भी डिवाइड किया, 1 से VE को भी डिवाइड किया, तो इन दोनों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा हाँ 5 माइनस, ठीक है। तो अब आपके पास IE क्या आ गया, IE आपके पास आ गया VE की। अब आप जो है वो क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। VE की अपनी वैल्यू क्या है 0.7 प्लस VB इसकी वैल्यू है तो ब्रैकेट ओपन करने से क्या आपके पास अल्टीमेटली बन जाएगा 4.3 माइनस VB। जब 4.3 माइनस VB आ गया तो इसका मतलब क्या है कि मैंने 1 से हर एक टर्मिनल को डिवाइड कर दिया, वैल्यू को डिवाइड किया था और K की जगह मिली एम्पेयर मैंने पहले ही यहाँ लिख दिया है। अगले स्टेप में आपने KVL लगाया या ओम्स लॉ लगाया कलेक्टर पे, वो क्या होगा VC माइनस माइनस 5 डिवाइड बाई 10K, VC माइनस माइनस 5 ये प्लस हो गया डिवाइड बाई 10K कर दिया। VC की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि बेस वोल्टेज की फॉर्म में थी, वो क्या थी 0.5 प्लस VB। VC की जगह मैंने पुट किया 0.5 प्लस VB प्लस 5, तो 5 प्लस 0.5 क्या हो गया 5.5 प्लस VB हो गया। इसके डिनोमिनेटर में है बेसिकली 10, तो 5.5 डिवाइडेड बाय 10 क्या बन गया 0.55 बन गया और 1 VB डिवाइड बाय 10 क्या बन गया 0.1 VB बन गया। और ये जो किलो का फैक्टर है ये पूरा ब्रैकेट में जाके मिली एम्पेयर में चला गया। आपने बेसिकली किलो वाले फैक्टर को मिली एम्पेयर बना के साइड में ले जाना है और जो भी यहाँ नंबर लिखा हुआ है 10 है 2 है 3 है उससे हर एक ऊपर वाली टर्म को डिवाइड कर लेना है। तो 5.5 को 10 से डिवाइड किया ये बन गया, 1 डिवाइड बाय 10 किया 0.1 बन गया। अब आप जरा ऑब्जर्व करें कि IB बेस करंट, IE एमिटर करंट और IC कलेक्टर करंट ये तीनों के तीनों बेस वोल्टेज के फॉर्म में आ चुके हैं। आपको ये रिलेशन पता है कि एमिटर करंट बेस और कलेक्टर करंट के बराबर होता है। आपने क्या किया अगले स्टेप में इन तीनों की जो वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी। और अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा हो तो हर के अंदर मिली एम्पेयर का टर्म आ रहा है। जब मैं IE इक्वल टू IB प्लस IC वाली इक्वेशन में इसको पुट करूंगी तो दोनों साइड से मिली एम्पेयर का जो टर्म है
वो कॉमन निकल जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि IC भी मिली एम्पेयर में है और IB भी मिली एम्पेयर में है, ये दोनों मिली एम्पेयर में है, यहाँ से मिली एम्पेयर कॉमन निकला, IE भी मिली एम्पेयर में है, ये रहा, यहाँ से मिली एम्पेयर कॉमन निकला, तो दोनों साइड से मिली एम्पेयर कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एंड में मुझे ये मिली एम्पेयर का फैक्टर इस इक्वेशन में कहीं लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ ये वाली चीज़ें IB की जगह 0.1 VB लिखूँ, IE की जगह 4.3 माइनस VB लिखूँ और IC की जगह 0.55 माइनस 0.1 VB लिखूँ, मिली एम्पेयर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रहा है। अच्छा, जब मैंने ये इस तरह से सारी IE IB की वैल्यू लिखी तो इस इक्वेशन में एक ही अननोन था और वो क्या था, वो था ये बेस वोल्टेज। अब जब मेरे पास बेस वोल्टेज आ गया तो आपने VE को भी बेस वोल्टेज के फॉर्म में निकाला हुआ है, उसमें बेस वोल्टेज पुट करें VE निकल आएगा। कलेक्टर आपने बेस वोल्टेज की फॉर्म में निकाला हुआ है, पुट करें कलेक्टर का वोल्टेज आ जाएगा। हर करंट को आप पहले ही बेस वोल्टेज की फॉर्म में लिख चुके थे, सब में वैल्यूज पुट करते जाएं, आपके पास सारे करंट्स आते जाएंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पिछले जहाँ जहाँ पर एक्टिव रीजन के अंदर आपने करंट्स IC IE निकाले थे, ये देखिएगा कि एक्टिव में IC और IE एक दूसरे के बहुत करीब वैल्यू रखते हैं, जबकि जब सैचुरेशन रीजन प्रूव हो जाए तो एमिटर और कलेक्टर करंट की जो वैल्यूज़ हैं वो करीब करीब नहीं होती, वो काफ़ी हद तक डिफर करती है। यहाँ IC 1.1 है, यहाँ IE 1.1 है, IC यहाँ पे जो है वो 0.8 है, इतना डिफरेंस यानी कि एग्जिस्ट करता है, सेम नहीं होती। अदरवाइज इनमें सिर्फ पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा होता है IC IE के अंदर जब वो एक्टिव में होती है, ठीक है। अच्छा, सैचुरेशन रीजन के अंदर बीटा एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि हम बीटा खुद से कैलकुलेट करके देखते हैं कि सैचुरेशन में बीटा बहुत ही गिर गया हुआ होता है, कि गेन कोई नहीं मिल रहा होता, तो सैचुरेशन के बीटा को बीटा फोर्स कहा जाता है। इसका फॉर्मूला भी IC अपॉन IB होता है, लेकिन ये इतनी स्मॉल वैल्यू आती है जो कि क्लियरली इंडिकेट करती है कि बीटा यानी कि गेन रिड्यूस हो चुका है। इस रीजन में मॉसफेट BJT जो है वो एम्प्लीफिकेशन नहीं कर सकता। तो जो IC करंट मेरे पास आया है ये, और जो बेस करंट मेरे पास आया है ये, मैंने इन दोनों का रेशो लिया तो तकरीबन 2.7 2.8 के करीब मेरे पास सैचुरेशन का बीटा आ गया, विच इज़ कॉल्ड एज बीटा फोर्स। बीटा की वैल्यू सैचुरेशन रीजन में रिड्यूस कर जाती है, ये बात भी यहाँ से प्रूव हो रही है। हमें हर सैचुरेशन वाले BJT के लिए बीटा फोर्स निकालना होता है। आई थिंक मैंने प्रीवियस में जहाँ जहाँ सैचुरेशन आया है कैलकुलेट नहीं कराया था, उनके लिए बीटा फोर्स आप खुद से कैलकुलेट कर लें IC ओवर IB, जो सैचुरेशन के करंट्स आए थे उसके रेशो से। सो हेयर वी आर डन विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ BJT।